10 क्वेश्चंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका ये फोर्थ वीडियो, जिसमें हम लोग फिर 10 क्वेश्चंस के साथ आ चुके हैं। इसको भी स्टार्ट हम लोग ऑर्गेनिक से करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक के इस 5 रिएक्शंस के प्रोडक्ट चेक करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें जो 5 रिएक्शंस है उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है उसमें एक ईथर है जिसका रिएक्शन कराया गया है एच आई के साथ। तो जब भी आप ईथर का रिएक्शन एच आई से कराते हो तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा, जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा, वो चाहे प्राइमरी होगा चाहे सेकेंडरी, उसके साथ आपको ओ OH लगाना होता है। लेकिन अगर बड़ा ग्रुप टर्शियरी हो गया तो उसके साथ फिर आपको आई लगाना होता है। ठीक है, यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है और एक एल्काइल ग्रुप प्राइमरी है। अगर ये बड़ा ग्रुप सेकेंडरी तक होता तो इसके साथ OH लगा देते, लेकिन ये टर्शियरी है इसलिए इसके साथ आई आएगा। इसलिए बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना है, इधर लगाना है H, इधर लगाना है आई। आपका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा टर्शियरी कार्बन के ऊपर आई ग्रुप, और ये हो जाएगा C2H5OH। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक एल्डिहाइड है जिसका रिएक्शन करना है ग्रिगना रिएजेंट के साथ। तो इसमें आपको सबसे पहले एक इंटरमीडिएट ए मिलेगा, उसी की जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं एसिडिक तो हमको बी मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले ए यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या होगा। तो ए के लिए क्या करना होता है, और जब हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ओ और एम के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ओ के साथ आता है एच और वाटर का ओ OH इसके साथ चला जाएगा। तो जो यहाँ पे बी प्रोडक्ट मेन मिलेगा वो हो जाएगा CH3, CH पे आर आ चुका है, अब ये हो जाएगा OH और ये बाहर हो जाएगा MgOH एंड X। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट जो बी होगा वो ये होगा। ठीक है, तीसरा रिएक्शन है जिसमें एल्कीन का रिएक्शन कराना है ओजोन के साथ, और उसके बाद इसको ट्रीट करना है Zn से। इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा उसको देख लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एल्कीन का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये RCH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और जब इसके साथ रिएक्शन आप O3 का कराते हो तो एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइट, और वही फिर जिंक से रिएक्शन करके दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल कीटोन का, या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन मिलता है। वो डिपेंड करता है कि जो एल्कीन होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इसका ओजोनाइट बनाते हैं। और जब ओजोनाइट बनाएंगे तो क्या होगा, इन्हीं दोनों कार्बन पे आपको O लगाना होता है 3, और ये डबल बॉन्ड आपको हटा देना होता है। C के साथ एक R ग्रुप एक H, दूसरे C के साथ एक CH3 ग्रुप एक H, यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा दिया। अब यहाँ पे हम लोग O3 लगाते हैं इस तरीके से, और इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोनाइट। अब इसी का रिएक्शन कर देना है आपको जिंक के साथ। ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, और जिंक इस O के साथ ZnO के फॉर्म में बाहर हो जाता है। तो आपको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा R के साथ CHO, मतलब एल्डिहाइड मिल जाएगा, और दूसरा भी मिल जाएगा CH3 के साथ CHO। यहाँ पे दो एल्डिहाइड मिलते हैं, एक RCHO और एक CH3CHO। ठीक है, ये हो गया इसका फाइनल प्रोडक्ट। बी पार्ट है, यहाँ पे एल्कोहल है जिसका सबसे पहले रिएक्शन K2Cr2O7 से हो रहा है, और आप जानते हैं K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जब एल्कोहल को ट्रीट करते हो किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो जितने कार्बन का एल्कोहल होगा उतने ही कार्बन का आपको एसिड मिल जाता है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देगा CH3COOH में। और जब किसी एसिड का रिएक्शन हम लोग NaOH से कराते हैं तो ये क्या करता है, इसका सोडियम सॉल्ट बनाता है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, बन जाएगा इसका सोडियम सॉल्ट CH3COONA। अब उसके बाद इसका रिएक्शन करना है यहाँ पे सोडा लाइम के साथ। ये सोडा लाइम रिएक्शन है जिसको हम टी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। यहाँ से CO2 ये बाहर हो जाएगा, और इसके ऊपर हाइड्रोजन लग जाता है, मतलब ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन में, मतलब एल्केन में, हैविंग वन कार्बन लेस देन द एसिड। यहाँ पे एसिड में दो कार्बन है, तो एक कार्बन का बन जाएगा आपका एल्केन मीन्स CH4, और ये Na2CO3 के फॉर्म में बाहर हो जाता है। ठीक है, ये पूरा रिएक्शन इस तरीके से होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका जो H होगा वो CH3 के साथ आ जाता है। ठीक, ये इसका लास्ट प्रोडक्ट हो गया। रिएक्शन नंबर ई है, यहाँ पे है CH3Cl जिसका रिएक्शन सबसे पहले KCN के साथ कराना है। KCN के साथ कराओगे तो Cl हट के यहाँ पे CN अटैच होगा, इसलिए प्रोडक्ट होगा CH3CN। जब इसका रिएक्शन कराते हो LiAlH4 के साथ, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN को रिड्यूस करेगा, इसलिए जो बी प्रोडक्ट यहाँ पे होगा वो होगा CH3 CH2 एंड NH2। ये इसका हो गया फाइनल प्रोडक्ट। ये तो हो गए हमारे 5 रिएक्शन ऑर्गेनिक के। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एनिलीन रेडली रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। यहाँ पे कह रहा है कि जो आपके पास एनिलीन है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रेडली रिएक्ट करता है, मतलब बहुत आसानी से रिएक्ट करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन क्यों बनाता है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जो एनिलीन होगा उसमें बेंजीन के ऊपर ग्रुप प्रेजेंट होता है NH2, एंड नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर, एंड लोन पेयर इज इजिली डीलोकलाइज्ड ओवर द। और जब ये बेंजीन के ऊपर डीलोकलाइज होगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे आता है नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ पे जब ब्रोमीन वाटर से अटैक हम लोग कराते हैं इसका, तो यहाँ पे Br पॉजिटिव अटैक करता है। तो Br पॉजिटिव जब यहाँ पे अटैक करेगा तो उसको ये फेवर करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को NH2 ग्रुप फेवर करता है। इस वजह से जो इसका रिएक्शन होगा ब्रोमीन वाटर से बड़ा रेडली होगा, और ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बना देता है। मतलब जहां जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी हर जगह आपको Br ग्रुप अटैच कर देना होता है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा कि जो NH2 ग्रुप है वो फेवर करता है किसको, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आउट ऑफ KMnO4 and K2MnO4 which one is paramagnetic and why? तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है कि ऐसा कोई मटेरियल जिसको जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखते हो तो ये शो करता है अट्रैक्शन। और ये अट्रैक्शन क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखेगा तो उसको पैरामैग्नेटिक आपको बोल देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं यहाँ पे KMnO4, और यहाँ पे Mn का पहले देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो K का +1, इसका होता है -2 इंटू 4, यानी कि Mn यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब जो मैग्नीज है उसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो मैग्नीज 25 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5 एंड 4s2। अब यहाँ पे जो मैग्नीज है वो +7 स्टेट में है, इसलिए इसके सारे इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ से बाहर कर देंगे। मतलब ये हो जाएगा 3d0 4s0 मीन्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद द मैग्नीज। और जब इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो फिर इसका बिहेवियर कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। मतलब पहला वाला पैरामैग्नेटिक नहीं है। अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा आपका जो एग्जाम्पल है वो है K2MnO4। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे तो ये हो जाएगा +2 और ये -8 मीन्स Mn यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और यहाँ पे जब Mn +6 लिखोगे तो उस कंडीशन में जो 3d5 और 4s2 है इसके 6 इलेक्ट्रॉन बाहर करने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पहले s से बाहर होगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन d से बाहर होगा। मतलब कॉन्फ़िगरेशन अभी रहेगा 3d1 मीन्स देयर इज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट विद द मैग्नीज। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट रहेगा तो इसका बिहेवियर हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। मतलब इन दोनों में जो K2MnO4 है ये पैरामैग्नेटिक है और ये वाला डायामैग्नेटिक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच चार्ज इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ H2O2O2। अगर हम लोग वाटर की हाइड्रोलिसिस का बैलेंस रिएक्शन लिखें तो वो रिएक्शन आता है 2H2O चेंज इनटू 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस रिएक्शन में वाटर का 2 मोल यूज हो रहा है, और यहाँ पे आपको जो फेरेड बताना है वो 1 मोल से बताना है, इसलिए इसको 1 मोल लिखना पड़ेगा। इसलिए पूरे रिएक्शन को क्या कर देंगे हम लोग, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, ये हो जाएगा H2O चेंज इनटू 2H प्लस प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे कह रहा है कि कितना फेरेड रिक्वायर होगा, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए जो फेरेड रिक्वायर होगा उसको लिख देना है 2F। क्वेश्चन नंबर 5, by using valence bond theory deduce the shape and hybridization of NiNH3 6 2+। यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास है ट्रांजिशन वाला वो है निकल, और निकल का होता है एटॉमिक नंबर 28। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आएगा 3d8 एंड 4s2। अब यहाँ पे निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर उसको कॉम्प्लेक्स से देखोगे तो आएगा +2। तो निकल का जो +2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसमें कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस 4s से बाहर हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d8। अब अगर 3d8 इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख लें डिस्ट्रीब्यूशन, तो d के अंदर कुल 8 इलेक्ट्रॉन है जिनकी फिलिंग आपको करनी पड़ेगी इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके अलावा यहाँ पे 4s पूरा खाली होगा, 4p भी खाली होगा और 4d भी खाली होगा। अब यहाँ पे जो इसकी तरफ अप्रोच करने वाला है वो लिगेंड है अमोनिया, और जो अमोनिया है वो इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कराता सबके लिए। ये कुछ सिलेक्टेड मेटल हैं और उनके भी कुछ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन स्टेट जहां पे पेयरिंग कराता है। तो निकल 2+ के केस में पेयरिंग नहीं कराता, इसलिए यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। और जब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी तो आपको इस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा यहाँ से। तो पहले S में इलेक्ट्रॉन, फिर P में इलेक्ट्रॉन, फिर D में इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आप ऐड करोगे। तो जो यहाँ पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे वो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे S 3p एंड 2d।
इसलिए हाइब्रिडाइजेशन आपको लिख देना है sp3d2। यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है शेप और हाइब्रिडाइजेशन। तो शेप यहाँ पे जब भी आपका लिगेंड 6 होगा तो लिखना है ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया ऑक्टाहेड्रल, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। अगर इसी में आपसे पूछ लेता कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल, जब अंदर वाले डी यूज होंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो आपको लिखना होता है इनर, यहाँ बाहर वाला डी यूज हो रहा है इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोल देना है। ठीक है। अगर पैरा और डाई पूछेगा तो पैरामैग्नेटिक बोलना है क्योंकि इसके पास 2 अनपे इलेक्ट्रॉन है, और जिसके पास अनपे इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर्ड होता है, इसलिए कलर प्रॉपर्टी भी ये शो करेगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द फॉलोइंग पेप्टाइड बॉन्ड एंड डीनेचुरेशन। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, जो कंपाउंड होगा उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा अमाइड लिंकेज। और ये अमाइड लिंकेज क्या होता है, जब किसी भी कंपाउंड के अंदर एक एसिडिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, तो वहां पे जो अमाइन ग्रुप है वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है और एसिडिक ग्रुप OH प्रोवाइड करता है, जिसको मिलके ये वाटर के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। इसका बचा हुआ पार्ट होगा CO, इसका बचा हुआ पार्ट होगा NH। ये दोनों आपस में बाइंड हो जाते हैं इस तरीके से और क्रिएट होता है एक लिंकेज। इसी लिंकेज को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर ये पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट रहेगा उस कंपाउंड के अंदर हम लोग बोलते हैं जो बॉन्डिंग है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग है। और ये जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है ये अमाइड ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैटेगरी ऑफ अमाइड लिंकेज। और आपका जो बायोमोलिक्यूल प्रोटीन है उसके अंदर 2 अमीनो एसिड इसी बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। ठीक, चलिए इसका दूसरा पार्ट है डीनेचुरेशन। अब इसमें क्या होता है कि जब प्रोटीन अपने नेटिव नेचर में होता है तो उसके अंदर बहुत सारे लिंकेज प्रेजेंट होते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अलावा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड। इस तरीके से बहुत सारे इंटरेक्शन है एलॉन्ग विद द पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो बॉन्डिंग है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है रिगार्डिंग टू टेम्परेचर एंड पीएच। तो जैसे आप टेम्परेचर या पीएच बदलते हो तो उस प्रोटीन के अंदर कुछ बॉन्ड होते हैं जो ब्रेक होने लगते हैं, और जैसे ही इसका बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जनरली प्रेजेंट होता है टर्सियरी या फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। इसका जो टर्सियरी या सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। और जैसे ही ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में आ जाता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज सारी होती हैं टर्सियरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की वो सारी प्रॉपर्टी वैनिश हो जाते हैं। इस वजह से जो प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला आपको मिलता है उसको हम डीनेचर्ड प्रोटीन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। अगर आपसे पूछ लें कि टर्सियरी और प्राइमरी स्ट्रक्चर में कौन ज्यादा सेंसिटिव स्ट्रक्चर है तो आपको बोलना है टर्सियरी स्ट्रक्चर, because there are so many linkage present into the tertiary structure which is not found in primary structure. So as we change the temperature or pH, then any one of the bond when broken, then its structure going to be converted into primary structure and the nature of the tertiary and secondary are totally changed and we get the denatured protein. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। प्रोपेनल आपका होगा CH3 CH2 CHO, और जो प्रोपेनोन होगा वो क्या होगा CH3 CO एंड CH3। अब एक टेस्ट तो है जो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करता है वो हम लिख सकते हैं, और वो टेस्ट कौन सा होता है, टॉलन रिएजेंट टेस्ट बोल दो या फिर फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट बोल दो, वो कोई भी चलेगा यहाँ पे। और टॉलन रिएजेंट टेस्ट देगा कौन, एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा। मतलब टॉलन रिएजेंट से जब इसको ट्रीट कर दोगे तो वहां पे सिल्वर मिरर अपीयर हो जाएगा, इसके अंदर अपीयर नहीं होता। तो एक टेस्ट तो ये हो गया। इसी का दूसरा एक टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे जब टर्मिनल के ऊपर आपको CH3 CO ग्रुप कहीं पे भी दिख जाए एल्डिहाइड या कीटोन में तो वो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, मतलब आइडोफॉर्म बनाएगा। तो इन दोनों स्ट्रक्चर में देख लो तो टर्मिनल पे ये वाला ग्रुप आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन इस वाले में नहीं दिख रहा है, इसलिए ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये वाला नहीं देगा। तो आप आइडोफॉर्म से भी इसको पहचान सकते हो। दूसरा है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। फिनॉल का जब भी डिस्टिंग्विश किसी के साथ आ जाता है तो सीधे आप यहाँ पे लिखोगे फेरिक क्लोराइड टेस्ट। जब फिनाल यहाँ पे फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो बनाता है एक प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फेरिक फिनॉक्साइड, जिसमें आयरन इसके 3 मॉलिक्यूल के साथ इस तरीके से बाइंड होगा। यहाँ पे बेंजीन लगा रहेगा, इसका ये 3 मॉलिक्यूल आयरन के साथ इस तरीके से बाइंड रहता है, और इसी के फॉर्मेशन की वजह से जो उसका कलर होता है वो वायलेट कलर आता है। अगर फेरिक क्लोराइड को फिनाल में डालने पे आपको वायलेट कलर मिल जाए तो समझ लो ये प्रोडक्ट बना हुआ है, और जो कंपाउंड होगा वो फिनाल होगा। तो फिनाल को डिस्टिंग्विश जब भी कहीं करना होगा किसी भी दूसरे कंपाउंड के साथ तो आप फेरिक क्लोराइड टेस्ट आसानी से लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8,
कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रही है, और स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले जब आप ई नॉट सेल लिखोगे तो आपको मिल जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, और यहाँ पे ये वाला आपका एनोड होगा और ये कैथोड होगा, तो लिखोगे 0 माइनस माइनस 0.14 मीन्स 0.14। तो ई सेल की जगह ये वैल्यू आपको यूज करनी है। तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसमें आपका SN2 प्लस आएगा, तो SN2 प्लस बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जिसमें H प्लस आएगा, यहाँ पे लिख देना है H प्लस। अभी एक कहानी पूरी नहीं हुई है, यहाँ पे आपको सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस करके लिखना होगा। तो हम लोग लिखेंगे SN चेंज इनटू SN2 प्लस बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन वाले रिएक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे 2H प्लस गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए N की वैल्यू आपको लिखना होगा 2, और जब इनका हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेशन यूज करेंगे तो हाइड्रोजन के कंसंट्रेशन पे आपको पावर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट आया है 2, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा पावर 2। अब चलिए वैल्यू यहाँ पे यूज कर लीजिए। ई नॉट सेल हमने अभी कैलकुलेट किया है 0.14, माइनस कर दिया 0.0591 बाई एन की वैल्यू 2 यूज करनी है, ये हो जाएगा लॉग एस एन का जो अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है वो है 10 की पावर -3। इसका लिखोगे 10 की पावर -2 और स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10 की पावर -4, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, इसलिए यहाँ पे लिखना है केवल 1। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 0.14 माइनस, जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा 0.0295, और इसको जब आप माइनस करते हो तो आंसर मिल जाएगा 0.1105 वोल्ट, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे दो को कन्वर्ट करना है, जिसमें एक है टॉलुइन से बेंजोइक एसिड और एक है इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। जब भी कोई आपको कन्वर्जन आता है तो सबसे पहले आप इनका स्ट्रक्चर बनाया करो। स्ट्रक्चर बनाने से आपके दिमाग में बहुत सारे रिएक्शंस आ जाते हैं, उसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कन्वर्ट कर देना होता है, ठीक है। तो टॉलुइन हमारा है इस तरीके से, जिसको कन्वर्ट करना है हमको बेंजोइक एसिड में। तो एक रिएक्शन तो ये है, और जो दूसरा वाला है उसमें है इथेनॉल, मतलब CH3CH2OH, और इसको चेंज करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल में। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल मतलब 4 कार्बन की सबसे पहले एक चेन, ये हो गया, ये ब्यूटेनल हो गया, इसमें 3 हाइड्रोक्सी मतलब तीसरे पे OH ग्रुप लगाना पड़ेगा, मतलब ये प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला रिएक्शन, ये वाला जो आपका कन्वर्जन है वो एक स्टेप का है। जब भी आपके पास कोई भी इस तरीके से कंपाउंड होगा जिसमें बेंजीन के ऊपर हाइड्रोकार्बन की चेन लगी हो, तो हाइड्रोकार्बन की चाहे जितनी लंबी चेन लगी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस टर्शियरी नहीं होना चाहिए। जब रिएक्शन इसका करा देते हैं KMnO4 के साथ, ये हमेशा इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो पहला तो ये हो गया एक स्टेप का, और दूसरा वाला जो रिएक्शन ये दिख रहा है ना, ये आपको जो प्रोडक्ट मिलता है ये मिलता है जब आप रिएक्शन कराते हो एल्डॉल कंडेंसेशन, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है आपका वो एल्डॉल है, तो यानी इसका एल्डॉल बनाना है। और आपको मालूम है कि जो एल्डॉल रिएक्शन होता है वो एल्डिहाइड से होता है या फिर कीटोन से, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, और उसमें भी जब कीटोन यूज करोगे तो कीटॉल बनेगा। एल्डॉल के लिए आपको एल्डिहाइड यूज करना है, तो आपको सबसे पहले इसको चेंज करना है एल्डिहाइड में। तो एल्कोहल को एल्डिहाइड करने का एक बड़ा आसान सा रिएक्शन है, जब एल्कोहल को आप ट्रीट कर देते हो PCC के साथ, तो उतने ही कार्बन का ये बन जाता है एल्डिहाइड, ये बन जाएगा CH3CHO। अब इसी का दो मॉलिक्यूल जब रिएक्शन करता है डाइल्यूट NaOH के साथ, तो जब डाइल्यूट NaOH से इसको ट्रीट कर दोगे, यही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, सीधे ये प्रोडक्ट लिख देना है, ठीक है। ये हो गया इसका कन्वर्जन। बाकी अगर किसी को रिएक्शन समझना है कि रिएक्शन होता कैसे, तो इस रिएक्शन को देख लीजिए, CH3CHO ये दो मॉलिक्यूल होंगे एज इट इज, इनको लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, किसी एक के अल्फा हाइड्रोजन को, और केवल एक अल्फा हाइड्रोजन को शिफ्ट कर देना है इस O के ऊपर, और बनाना है इसको OH, और इस कार्बन का जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको इसी कार्बन से जोड़ देना है। तो ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा, इस CH को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस O को हमने बना दिया OH। अब इसी कार्बन पे ये वाला कार्बन बाइंड हो गया, जो कि यहाँ पे CH2 के फॉर्म में होगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसका हट चुका है, बाकी CHO ऐसे ही छोड़ देंगे, यही प्रोडक्ट यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया इसका दो कन्वर्जन। चलते हैं लास्ट प्रॉब्लम, हाउ SO2 टर्न K2Cr2O7 ग्रीन।
तो K2Cr2O7 जनरली पर्पल कलर का होता है, पिंकिश पर्पल कलर। और जब SO2 से रिएक्शन होता है तो ग्रीन क्यों हो जाता है आपसे पूछ रहे हैं। डी ब्लॉक में आपने रिएक्शन पढ़े होंगे KMnO4 और K2Cr2O7 का, वहीं से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले K2Cr2O7 का रिएक्शन हम SO2 के साथ लिखेंगे। तो इन दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग लिख के उसको ऐड करते हैं, और हमेशा इसका हम लिखते हैं आयनिक रिएक्शन। तो K2Cr2O7 को आयनिक फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, Cr2O7 पे 2 माइनस। तो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसका जो क्रोमियम है वो क्रोमियम 3+ के फॉर्म में जाता है। इसका क्रोमियम 3+ लिख दिया। क्रोमियम 2 एटम है इसलिए यहाँ पे लिख दिया 2। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 7 है इसलिए 7 हमने यहाँ पे लिख दिया वाटर। और जब 7 वाटर हम इस तरफ लिखेंगे तो इधर हाइड्रोजन बढ़ गया 14, इसलिए यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लिखते हैं 14H+। अब दोनों तरफ एलिमेंट बराबर हो चुका है, अब चार्ज को बराबर करना है। इसका चार्ज है -2, इसका चार्ज है 14+, मिल के हो जाएगा +12। यहाँ पे जो टोटल चार्ज है +6 है, यहाँ पे +6 है तो इसको भी +6 करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ जोड़ देंगे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जिसमें SO2 को बराबर करना है, तो आपको याद रखना है कि ये कन्वर्ट किस में होता है। तो जो SO2 है हमेशा कन्वर्ट होता है SO4 2 माइनस में, ठीक है। अब ऑक्सीजन बराबर करना है, ऑक्सीजन यहाँ 2 ज्यादा, तो अपोजिट साइड में 2 वाटर जोड़ दिया। ऐसा करने से इधर 4H बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 4H+। अब दोनों तरफ एलिमेंट बराबर हो गए हैं, अब चार्ज बराबर करना है। यहाँ पे चार्ज टोटल हो गया 2+, 4+ इसका 2 माइनस इसका मिलके 2+। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है रिएक्टेंट साइड में, इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगा के इसको भी न्यूट्रल कर देना है, ठीक। अब इन्हीं दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर दोगे तो आपका कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐड करने से पहले दोनों में इलेक्ट्रॉन का काउंट सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे रिएक्शन को 3 से। ये रिएक्शन आपका हो जाएगा SO2 3SO2 प्लस 6H2O चेंज इनटू 3SO4 2 माइनस प्लस 12H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब एक रिएक्शन आपके पास ऊपर वाला है, ये एक रिएक्शन ये है, इन्हीं दोनों को ऐड कर देना है, इलेक्ट्रॉन यहां से हो जाएगा कैंसिल। अब प्रोडक्ट यहाँ पे लिखोगे Cr2O7 2 माइनस प्लस SO2 प्लस यहाँ 14H+ है, यहाँ पे 12H+ है, 12 को हटाएंगे, यहाँ पे केवल 2 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2H+। वाटर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे वाटर 7 है, यहाँ का 6 वाटर हटाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, इधर 1 वाटर आएगा। तो पहले 2Cr3+ प्लस SO4 2 माइनस 3 मॉलिक्यूल प्लस 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखोगे सब कुछ बैलेंस होगा, इवन चार्ज भी बैलेंस होगा, ठीक है। ये तो हो गया कंप्लीट रिएक्शन। अब यहाँ पे जो Cr3+ है इसी की वजह से ग्रीन कलर आता है। तो क्रोमियम जब स्टार्टिंग में इस कंपाउंड के फॉर्म में होता है तो उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होता है, जिसकी वजह से वहां पे पर्पल कलर आता है। और जब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके हो जाता है +3, इसकी ग्रीन कलर अपीयर हो जाती है। और ये ग्रीन कलर क्यों आ रही है, क्योंकि इसका रिएक्शन हो रहा है SO2 के साथ, तो यही SO2 इसके पर्पल कलर को चेंज कर रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन को बैलेंस करके ऐड करना आपको आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली रिएक्शंस के यूज करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे 10 प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।